सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, कुछ मामलात सियासी होते हैं और सियासी मामलात की अगर बात की जाए तो सियासी मामलात पर इख्तलाफ राय रखना जमहूरी मुल्क का हुस्न कहलाता है। अच्छा, सियासी मामलात में ऐसा बहुत कम होता है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर मुत्तफिक होती हुई दिखाई दे, अग्री करें। और अगर हम बात करें सियासी मामलात की तो सियासी मामलात सियासी तौर पर ही हल किए जाते हैं, यही बेहतरीन हल होता है। सियासी मामलात में भरपूर इख्तलाफात भी होते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो अपोजिशन उस पर लाजमी तनकीद करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन को एतमाद में ले और साबित करे कि उसका किया गया फैसला दुरुस्त है। इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए ही पार्लियामान का क़याम भी अमल में आया। अच्छा, पार्लियामान को मुक़द्दस कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ मेरे और आपके यानी हमारे, मैंने कभी नहीं कहा मेरे और आपके, हमारे, हम सब अवाम हैं और अवाम की नुमाइंदगी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि आपके और मेरे हमारे टैक्स के पैसों से होने वाले हर इजलास में वो फैसले किए जाते हैं, वो कानून साजी की जाती है जिससे अवाम का मुस्तकबिल मुस्तहकम हो सके, मुल्क में खुशहाली, उसके निज़ाम दुरुस्त समत में डाला जा सके, निज़ाम को बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सके, एक सीधा रास्ता, सीधी डायरेक्शन, सीधी मंजिल नज़र आए। पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी होती है। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिलों या फिर कानून पर अपोजिशन का जो एतराज़ है हक बजानिब होता है, और अपोजिशन उन बिलों पर या कानून में तब्दीली करने का मशवरा भी देती है या कुछ को सिरे से मुस्तरद कर देती है, रिजेक्ट। अपोजिशन का ये जो कदम है ये भी अवाम की फलाह के लिए होता है। हमारे मुल्क में जितने भी बजट आए उन पर एतराज़ात भी उठाए जाते रहे। कुछ एतराज़ात पर हुकूमतों ने गौर व फिक्र करके उनको दूर भी किया। इसी तरह पार्लियामान में होने वाले कई फैसले ऐसे थे जिन पर अपोजिशन ने भरपूर तनकीद की। हुकूमतों ने तनकीद भी सुनी, कुछ फैसले वापस भी लिए, लेकिन कुछ फैसलों पर हुकूमतें कायम भी रहीं। ये एक जमहूरी अमल है। जिस मुल्क में जमहूरियत होती है उस मुल्क में सियासत भी होती है, और जिस मुल्क में सियासत होती है उस मुल्क में सियासी मामलात पर बहस व मुबासा भी होता है, इख्तलाफात भी होते हैं, एहतजाज भी होता है, और फिर उन मामलात का सियासी हल भी निकाला जाता है। ये तो हो गए सियासी मामलात, सियासी फ़ैसले, सियासी तौर पर इख्तलाफात। एक होता है कौमी मामला। कौमी मामला क्या होता है नाज़रीन? कौमी मामला वो होता है जिसका ताल्लुक रियासत से, कौम से, मुल्क की सलामती से जुड़ा हो। उस मामले पर ना हुकूमत कोई सियासत करती है ना अपोजिशन, बल्कि कौमी मामलात पर अपोजिशन हो, हुकूमत हो, फ़ौज हो, अवाम हो, एक ज़बान होते हैं। कौमी मामलात वो होते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ नाज़रीन। कौमी मामलात वो होते हैं जिनका फ़ायदा सबको होता है, पूरी कौम को होता है। इस पूरी कौम में हुकूमत भी आएगी, अपोजिशन भी आएगी, फ़ौज भी आएगी, इदारे भी आएंगे और अवाम भी आएंगे, और नुकसान भी हम सबको होता है, पूरी कौम को, पूरे मुल्क को होता है। मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें साजिशें फिर चलती जाती हैं। इंतखाबात में कहीं धांधली हो जाए तो उसका अजाला भी हो जाता है। हुकूमत के किसी सियासी फ़ैसले पर अगर अपोजिशन एतराज़ उठा दे और एहतजाज करे तो वो फ़ैसला वापस भी लिया जा सकता है। जितने सियासी मामलात होते हैं उन पर इख्तलाफ भी किया जाए या उन सियासी मामलात में कोई नुकसान हो जाए तो उसका अजाला भी मुमकिन होता है। लेकिन कौमी मामलात ऐसे होते हैं जो बहुत हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कौमी मामलात पर सियासत की जाए तो नुकसान रियासत का होता है, गहरा पॉइंट। नुकसान कौम का होता है और कौम में सब शामिल हैं, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, फ़ौज भी, दीगर इदारे भी। यानी कौमी मामलात पर सियासत करने से अगर नुकसान होता है तो वो मुल्क का होता है, कौम का होता है, सब का होता है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत की गंगा उल्टी बह रही है, इसलिए हमारे यहाँ सियासत को हर जगह देखा गया, हर शोबे में देखा गया, हर फील्ड में देखा गया। सियासत एक इबादत है, नो डाउट इन इट, लेकिन हमारे मुल्क में सियासत को गुनाह बना दिया गया। अगेन आई वुड से नो डाउट इन इट। सियासत को पार्लियामान से निकालकर मुल्क के हर शोबे में फैला दिया गया। आज ये जुमला ज़बान ज़दे आम है कि किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो कहता है
کہ مخالفین کی سیاست کا نشانہ میں بن کے. ایسا ہی ہوتا ہے. کہیں نوکری نہیں مل رہی ہوتی تو کیا وجہ بنتی ہے جی؟ وہاں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہو رہی ہیں, اس لیے عام آدمی کو نوکری نہیں دی گئی. کہیں جرم ہو جائے تو مجرم نہ پکڑا جائے تو معلوم ہوتا ہے کیونکہ مجرم سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے, اس لیے اس کے خلاف پولیس ایکشن لینے سے کترا رہی ہے. یعنی سیاست کو ان سیاستدانوں نے گالی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ملک کا ہر سرکاری ادارہ سیاست کا شکار ہو رہا ہے. اگر پی آئی اے کی بات کروں, پی آئی اے تباہ ہوا, آپ لوگ اگری کرتے ہیں, کیوں ہوا یہ سوچئے. سپریم کورٹ میں جو 10 سالہ رپورٹ جمع ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کلیئرلی کہ پی آئی اے میں حکومت کی غیر ضروری مداخلت رہی, نہ تجربہ کار عملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اس ادارے میں جو لوگ نوکری کر رہے تھے ان کی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر ہوئی تھیں. اور جہاں سیاست پارلیمان سے نکل کر اداروں میں چلی جائے وہاں میرٹ نام کی چیز بچتی ہے؟ بالکل نہیں بچتی. اسی طرح پولیس کو دیکھ لیں, پولیس کا محکمہ کیوں بدنام ہے؟ صرف ایک وجہ, کیونکہ پولیس کو سیاسی کر دیا گیا. پولیس کو دیکھ کر لوگ منہ اس لیے پھیر لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پولیس بھی سیاسی ہو چکی ہے. پولیس اپنی ذمہ داریوں سے دور اس لیے ہو چکی ہے کہ اگر جرم کوئی وڈیرا کر دے, جرم کسی سیاستدان کی اولاد سے ہو جائے, جرم کسی امیر کے بیٹے سے ہو جائے, تو پولیس بجائے اس کو گرفتار کرنے کے اس کی حفاظت کرتی ہے. جبکہ اگر کوئی عام آدمی بھوک سے تنگ آ کر اناج چرا لے پیٹ بھرنے کے لیے تو اس کا بھرکس نکال دیا جاتا ہے. یہ ایک تاثر ہے جو پولیس کے محکمے سے متعلق عوام میں پایا جاتا ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ ناظرین یہی سیاست ہے, یقینی طور پہ, جو ہر سرکاری ادارے میں مداخلت کرتی ہے. اور بدقسمتی سے اسی سیاست کا استعمال قومی معاملات میں بھی کیا جا رہا ہے. جہاں ملک اور قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا وہاں اسی سیاست کی وجہ سے قوم میں تفریق ڈالنے کی سوچی سمجھی سازش کے تحت کوشش کی جاتی رہی. اس کی سب سے بڑی مثال نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت ہے. اچھا, ایک تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر غلط روایت, ہر غلط عمل کے جو موجد ہیں وہ حضرت نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت ہی کیوں ہوتی ہے. سوچا ہے کبھی آپ نے ناظرین؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے, اور وہ وجہ یہ کہ جی یہ لوگ بولتے بہت ہیں, سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں. ان کی سیاسی تربیت اس حضرت نواز شریف نے کی جس نے سیاست کا آغاز ہی اپنے مخالفین کو غدار کہہ کر کیا تھا. سیاسی معاملات میں سیاست اچھی لگتی ہے لیکن ہر جگہ سیاست کرنے سے سیاست کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ملکی اداروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ملک کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور ملک کے وقار کو 100% میں یقین سے کہہ رہی ہوں بہت نقصان پہنچتا ہے. قومی معاملات پر سیاست کی کیسے جاتی ہے, ذرا ایک جھلک دیکھیے. اچھا, اب یہ ایک انتہائی افسوسناک روایت ہے جو ہمارے ملک میں کئی برسوں سے قائم ہے. طلال چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نواز شریف نے قوم کو اور ملک کو خوشحال کرنے کا سوچا. نواز شریف کو جیل میں کس نے ڈالا؟ اس ملک کی عدالت نے. نواز شریف کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ کرپشن کرنے پر. نواز شریف سیاست کہاں کرتے رہے؟ اسی پیارے وطن میں, پاکستان میں. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے. کس ملک کے؟ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے. نواز شریف سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی ملک کی عدالت, اسی ملک کے ادارے, اسی ملک کی ترقی کے دشمن ہوں؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے آپ؟ یعنی اگر نواز شریف کو سزا دی گئی تو اس لیے کہ اس نے ایٹمی اور معاشی دھماکے کیے تھے. اور بھائی صاحب کس نے سزا دی تھی پتہ ہے آپ کو؟ بھارت کی سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی. میں آپ سے پوچھتی ہوں آج, ایٹمی دھماکے کرنے سے پاکستان میں کس کا نقصان ہونا تھا؟ ایٹمی دھماکے کس ادارے کو قابل قبول نہ تھے؟ سی پیک کی مخالفت کس نے کی تھی؟ عدالت نے, فوج نے, یا کسی اور سیاسی جماعت نے؟ ایٹمی دھماکوں کا مخالف بھارت تھا, سی پیک کا مخالف بھارت تھا, پاکستان میں ترقی بھارت ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے, سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. خود طلال چودھری صاحب کے برابر میں بیٹھی یہ شیری رحمان صاحبہ, انہوں نے طلال چودھری کی اس بات پر کیا ری ایکشن دیا, کیا فرمایا, ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. اچھا جی, کسی بھی جمہوری ملک میں سیاست بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, بہت اہم ہوتی ہے, بلکہ سب سے اہم کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. لیکن سیاست کا ہر معاملے میں استعمال سیاست کو کیا داغدار نہیں کر دیتا؟ اس ملک میں ہوا کیا؟ اس ملک میں ایکچولی ہوا یہ کہ جب کسی سیاستدان کی کرپشن پکڑی گئی, اس نے سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی, سیاست کو اپنے مفاد کے لیے ہم کہنے کے استعمال کیا,
मुकदमात से बचने के लिए या मुखालिफिन के मुकदमात खोलने की धमकी दी या फिर इदारों को निशाने पर ले आया। फिर यही सियासतदान जब इक़्तिदार में आया तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम ये किया कि हर सरकारी इदारे को सियासी कर दिया, अपने लोग बिठा दिए वहाँ पे, और फिर आज़ादी के साथ हर स्याह और सफ़ेद काम किया, जिसका एतराफ़ दबे लफ्ज़ों में जरदारी साहब ने कुछ इस तरह किया। रज़ा ज़रा क्लिप चलाइए। क्यों जरदारी साहब, किसी के एहतसाब का नहीं सोचा आपने? इसकी वजह क्या थी, आप बताना पसंद करेंगे? कभी वैसे तो आप बहुत बोलते हैं, और एहतसाब का सोचने या ना सोचने वाले, मेरा सिंपल सवाल आज ये कि जरदारी साहब कौन होते हैं? अगर इदारे आज़ाद होते, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, अगर इदारे आज़ाद होते तो वो जरदारी साहब के आशीर्वाद का क्या इंतज़ार करते कि कब आसिफ अली जरदारी साहब फैसला करें कि करप्ट लोगों का एहतसाब किया जाए और कब इदारे हरकत में आएँ? क्या मगरिब में हम पुलिस से या किसी भी इदारे से ये तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं या कर सकते हैं कि मुकदमात होने के बावजूद, ये इतला होने के बावजूद कि बिलावल और अयान अली के अखराजात एक ही अकाउंट से पूरे होते रहे और इदारे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे? जिन ममालिक से ये जमहूरियत का कॉन्सेप्ट हमने लिया, वहाँ तो पुलिस वज़ीर आज़म से भी तफ्तीश कर सकती है। ऐसा ही है, अगर पुलिस को शक हो कि वज़ीर आज़म किसी जुर्म में मुलव्विस पाया गया। जिन ममालिक से हमने जमहूरियत की डेफिनेशन सीखी, वहाँ तो मेरे ख्याल से कोई भी इदारा किसी भी हुकूमती रुकन से आज़ादाना तहकीकात कर सकता है। लेकिन अपने मुल्क का हाल देखिए कि जरदारी साहब इदारों को डिक्टेट करते थे कि एहतसाब नहीं करना, हाथ हौला रखना। नवाज शरीफ साहब नैब को धमकियाँ लगाते थे कि मेरे आदमियों को तंग ना करो। हमारे मुल्क में जमहूरियत की तारीफ ये थी कि इदारे एक सियासतदान के हुक्म के गुलामों में अललान ये कहती हूँ। इसीलिए एक वक्त ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ही, आपको याद होगा, मुर्दा करार दे दिया कि नैब तो फौत हो गया। क्या इसी सियासत के लिए ये मुल्क बनाया गया था? आज मैं पूछती हूँ तमाम सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से, तमाम सो कॉल्ड सियासतदानों से। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब के हामी कहते हैं कि सियासतदानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, सियासतदानों से इंतकाम लिया जा रहा है। भाई, सियासत को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदान ही तो हैं। तुमने सियासत करनी थी पार्लियामेंट में करते। किसने कहा था पीआईए में घुसकर सियासत करो? तुमने सियासत करनी थी आवाम की भलाई के लिए करते। किसने तुम लोगों से कहा था कि पुलिस स्टेशन में जाके सियासत करो, पुलिस के पूरे सिस्टम को सियासी कर दो? तुमने सियासत करनी थी सड़कों पर करते। किसने कहा था कि सरकारी अस्पतालों के फंड्स को सियासत की नजर कर जाओ? तुमने सियासत ही करनी थी अल्लाह के बंदो, चौक पर करते। किसने कहा था कि तालीम के फंड्स को सियासी तौर पर इस्तेमाल करो? तुम लोगों ने सियासत ही करनी थी, अवामी सियासत करते। किसने कहा था कि हर सरकारी इदारे को अपनी सियासत का मरकज बना डालो? तुम्हारा अगर बस चलता तो तुम फौज को भी सियासी बना देते। सियासत को बदनाम करने वाले सियासतदान हैं, आज मैं अललान कहती हूँ, जिन्होंने सियासत को कारोबार बना दिया। सियासत इबादत है, उसको डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया। इबादत से डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया। सोचिए ज़रा। और ये कारोबार इतना फैला कि इसकी वजह से जमहूरियत का चेहरा भी दागदार हो गया, सहाफ़त भी कारोबार बन गया। और जब कभी बात आई मुकदमात की तो फिर सियासत का इस्तेमाल कौमी मामलात में भी इस तरह से किया गया। ये ज़रा क्लिप देखिए। अच्छा, यकीन जानिए नाजरीन कि सियासत का ये जो मयार है सिर्फ हमारे मुल्क में देखने को मिलेगा, जहाँ कौमी मामलात हों या फिर कोई दूसरे अहम मामलात जिनमें सियासतदानों का तो किरदार होना चाहिए लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी भरपूर सियासत की गई। एक करप्शन के मुकदमे को सियासी रंग दिया गया। फिर वो करप्शन के मुकदमे पर जब JIT बनी तो उस JIT पर सियासत की गई। JIT ने ईमानदारी से काम किया तो जमहूरियत को खतरा होना शुरू हो गया। कल तक जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आपको याद होगा, मिठाइयाँ बांटी थी, जब मुकदमा आगे बढ़ा तो वही लोग क्या करते रहे? सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देने लगे। सबूत फराहम करने का मौका दिया गया लेकिन जाली दस्तावेज़ात जमा करवा दी गई। इसका नतीजा क्या निकला? ये निकला कि 3 बार के वज़ीर आज़म नाअहल हो गए। नाअहल होने पर होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि इखलाकी तौर पर ही बंदा चुप हो जाता है, लेकिन शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन ज़ाती मुकदमे में भी सियासत को घसीटा गया। नाअहली बर्दाश्त ना हुई,
तो अदालत पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। जज साहिबान को अलग-अलग गालियां निकालनी शुरू कर दी, तड़ियां धमकियां, डॉन बन के सारे सबने डॉन बन के धमकियां लगानी शुरू कर दी। कहा गया कि तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर ज़मीन तंग कर देंगे। फिर भी दिल ना भरा तो फौज पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी। फौज को सियासत में घसीटा गया। क्या कहा गया? कहा गया कि फौज की साजिश है, बराह रास्त या इनडायरेक्ट पनामा मुकदमे को, जीआईटी को, नाअहली को फौज की साजिश कह दिया गया या अदालत की साजिश कह दिया गया। जब सियासत के नाम लेवा सियासत का इस्तेहसाल इस तरह करेंगे तो फिर वो कैसे कहते हैं कि एक आम आदमी सियासतदान की इज्जत करेगा या उसे इज्जत की निगाह से देखेगा? फिर यही सियासत हमें एक और कौमी मामले में देखने को मिली। याद करवाती हूँ, जब क्या हुआ जी, जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल पैदा हुआ, याद है आपको? उस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी। वो ऐसी तकरीर थी जिसकी तारीफ़ खुद भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी की थी। जिनको यकीन नहीं आता ज़रा रज़ा क्लिप चलाइएगा, उनको भी हम ज़रा याद करवाते हैं। पहले किसमें मैं तज्जिया शुरू करूँ, आपने देखा इस क्लिप में कि जो एंकर साहब हैं, बड़े एंकर, मैंने इनका नाम रखा है, बहुत बड़े एंकर जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या कहा, अच्छा, जैसे बहुत हैरान हुए। अच्छा ये उस वक्त की बात है नाजरीन, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल पैदा हो चुका था और दोनों सरहदों पर शदीद टेंशन्स थी। कुछ पता नहीं था कि कब भारत अपनी जिद के हाथों मजबूर होकर पाकिस्तान पर हमला करे और फिर भारत को तारीखी नुकसान का सामना भी करना पड़े। अच्छा उस वक्त उस माहौल में इमरान खान साहब ने वो तकरीर की जिसकी तारीफ़ भारतीयों को भी करना पड़ी। लेकिन इस कौमी मामले पर भी हमने देखा कि सियासत की गई। इमरान खान की तकरीर पर भी भारत से नहीं, मुल्क के अंदर से तनकीद की गई। ये वो नाइंसाफ़ी है जिसकी वजह से इस मुल्क की सियासत पर सवालिया निशान लग चुके हैं, उठने लगे हैं बहुत से सवालात। और फिर यही रवैया हमें इमरान खान साहब के दौरा अमेरिका में देखने को मिला, जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, जो हर सियासी जमात का वज़ीर आज़म है, जो हर फ़र्द का, हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान का, आपके मुल्क का, टू कट शॉर्ट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गया, उसने एक कामयाब दौरा किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेहतरीन और बेमिसाल पेशरफ्त हुई। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आया। लेकिन इस कौमी मामले पर भी सियासत शुरू कर दी गई। इस कौमी मामले को भी सियासी रंग देने की बेढंगी कोशिश शुरू कर दी गई। इस कौमी मामले पर, इस कामयाबी पर जिसकी तकलीफ़ हमें सरहद पार से सुनाई दे रही थी उनकी चीखों की आवाज़ में, इस पर भी अपने ही मुल्क के कुछ लोग तनकीद करने लग गए। शर्म नाम की इनमें शायद कोई चीज़ बाकी रही नहीं। इस तरह ये लोग कौमी मामलात पर सियासत करेंगे, इस तरह ये लोग ज़ाती मामला सियासत करेंगे, इस तरह ये लोग अपने हर मुकदमे को सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये बताएं कि सियासतदान की इज्जत कौन करेगा? सियासतदान का इस्तेहसाल सबसे ज़्यादा इन सियासतदानों ने खुद किया जिनको अपना मुफाद अजीज़ था। इन्होंने हर इदारे को सियासी बनाया, सहाफ़त को भी ना बख्शा। सहाफ़त में भी आज़ादी के नाम पर वो काम हुए जिसकी मिसाल सिवाय पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। अपनी फ़ौज पर तनकीद को आज़ादी इज़हार का नाम दिया गया, अपनी अदालत पर तनकीद को आज़ादी इज़हार का नाम दिया गया, अपने ही मुल्क के इदारों को बदनाम करने को आज़ादी इज़हार का नाम दिया गया, एक करप्ट आदमी की करप्शन छुपाने को आज़ादी इज़हार का नाम दे दिया गया। मीडिया का काम क्या होता है? एक किस्म का अपोजिशन का काम होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में, खुसूसन पिछले 5 सालों में मीडिया का किरदार क्या देखने को मिला, ज़रा ये देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब का मुकदमा अदालत में था तो इसी अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम करार दे दिया। लेकिन मीडिया के एक मखसूस तबके ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान का उर्दगान बनाकर पेश किया। जिस शख्स को अदालत ने करप्शन पर नाअहल किया, उसी शख्स को मीडिया के मखसूस तबके ने हीरो बनाकर पेश कर दिया। और जो शख्स नवाज शरीफ से सवाल कर रहा था कि जायदादें मियाँ साहब बताएं बनाई कैसे गई, उस पर जाती हमले किए। ये मैं नहीं, हमारे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं। हमारे मुल्क में आज अगर हर इदारा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसकी वजह सियासत है। इस सियासत को अगर सियासतदान कौमी मामलात की बजाय अवाम के लिए सियासी मामलात में इस्तेमाल करें तो ना सियासत को गाली समझा जाएगा, ना किसी सियासतदान की पगड़ी उछाली जाएगी। लेकिन अगर इसी सियासत को
कारोबार बनाकर इस्तेमाल किया गया। इसी सियासत को हर सरकारी इदारे, मीडिया हाउस और हर कौमी इदारे में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही, तो फिर कौम इन सियासतदानों को एक दिन कहने पर मजबूर हो जाएगी अनकरीब कि बस करो, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको अभी ब्रेक के बाद सेगमेंट 2 का पहला क्लिप दिखाऊं और किस बड़ी शख्सियत का क्लिप आपको दिखाने जा रही हूं, मैं कुछ बात करना चाहती हूं नाज़रीन आपसे, बल्कि एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि जब आपने कोई जुर्म ना किया हो और आपको पता हो कि आप बेगुनाह हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे या कन्फ्यूज़ होंगे? डेफिनेटली आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। और एक मुहावरा आपने सुना होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या आपने ये तो नहीं सुना होगा कि किसी पाक साफ दामन की दाढ़ी में तिनका होगा। ये तिनका चोर की दाढ़ी में ही क्यों होता है? अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग बुखलाहट का शिकार हैं, बहुत से लोगों को परेशानी खाए चले जा रही है, बहुत से लोग सिर्फ मेरे कैसे रात को सोते इस इंतज़ार में कि कब सुबह का सूरज निकले, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को वहाँ पे जमा करें, कब अपने दिल का जो डिप्रेशन है अपने दिमाग से जो आ रहा है, कब अपने दिल का गम व गुस्सा गुबार बाहर निकालें, डिप्रेशन को लूज़ करें, कम करें। बेसिकली वो लोग कन्फ्यूज्ड हैं। और कंफ्यूज कौन होता है? जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है और जो पाक साफ होता है, पाक दामन होता है, जिसने कोई जुर्म नहीं किया होता है, जो क्रिमिनल नहीं होता है। यकीन जानिए उसके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। कंफ्यूज हमेशा वो होता है जिसको पता होता है कि मैं तो चोर हाँ, मैं फड़ा जाने हैं, मैं बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तो अब ये लोग बार बार कहते हैं जी हमें चोर कह दिया, हमारा एहतसाब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये जो उनकी चीखें हैं ना, यकीन जानिए सबसे बड़ा दुश्मन इनकी अपनी चीखें, इनका अपना रवैया, खुद को डिफेंड करने का रवैया, सर्वाइवल का रवैया कह लें, जो भी है, ये अपने ऊपर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने रवैये की वजह से। जैसे कि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को कौन ले डूबा? एक तो उनके झूठ और दूसरा उनके मुशीर। इर्द गिर्द जो कानों में फूंके मारने वाले लोग थे, मशवरे देने वाले लोग थे, मियाँ साहब ये करें हम आपके साथ हैं, मियाँ साहब वो करें हम आपके साथ हैं। तो मियाँ साहब के साथ कोई जेल तो जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो जेल जाने के लिए तैयार होता है वो उसके हाथ पाँव फूल जाते, कह रहे मैं बच जाऊँ किसी तरह से। मियाँ साहब को जेल में देके कंपनी देना आप लोग, सबकी बड़ी करप्शन है। खुश हुआ करें कि हम भी उनके साथ अगर जेल में चले गए तो चलो कोई बात नहीं, ताहयात कायद के साथ रहने का मौका मिल जाएगा हम लोगों को। आप तो बड़े मुरीद बने फिरते हैं ना अपने ताहयात कायद के, जिनको आप पता नहीं कोई बहुत बड़ा दरवेश साबित करने पे तुले रहते हैं। तो फिर अब आप अपने ताहयात कायद वाला फ्यूचर अपना क्यों नहीं लिखवा के लाते? सिर्फ मशवरे देने के लिए, वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए बैठे हुए थे आप लोग, खुद आप लोगों के हाथ पाँव फूल जाते हैं। अच्छा सुनिएगा ज़रा, वो ताहयात कायद के जो छोटे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बड़ी खिदमत की पंजाब की। जब इनका जिक्र आता है तो मुझे पंजाब बल्कि पेरिस याद आ जाता है, जिस पेरिस में मैं भी रहती हूँ, लाहौर, जो वाकई पेरिस से कम नहीं दिखाई देता है। खासतौर पे जब ये बारिशें हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो बारिशों में जो टोए टिब्बे खड्डे होते हैं ना, चलता चलता बंदा गिर जाता है, वो वोटर भी गिर जाता है जिनको कहते थे कि वोट को इज्जत दो, हमें वोट दो। तो फिर मुझे वाकई फील होता है कि सही कहते थे, पेरिस जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन शायद पेरिस ऐसा ही होता होगा जैसे हमारा लाहौर है। अच्छा ये खादिम आला साहब जो रह चुके थे कुछ फरमा रहे हैं, रज़ा इनका क्लिप चलाइएगा जी। तो आप ये बातें बता रहे हैं कि जी जो LNG का ठेका था, जो टेंडर के हवाले से बात करें, बहुत बड़ा आसान था शायद खकान अब्बासी साहब का इस कौम पर, इन वोटर्स पर। मिनिस्टर थे ना वो शहबाज शरीफ साहब, तो क्या कोई एहसान किया हमारे ऊपर? अपना काम कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे। अब मेरा काम है यहाँ बैठ के प्रोग्राम करना, तो मैं तो करूँगी, लेकिन एहसान तो नहीं होगा कि तो मैं तो एहसान कर दिया, जैसे नहीं चलेगा होस्ट करके तारीख रकम कर दी। अपना काम कर रहे थे, वज़ीर पेट्रोलियम थे। एक वज़ीर का क्या काम होता है? काम करना। अब मामला ये नहीं है, किसी को ये टेंशन नहीं थी कि काम क्यों कर रहे थे, और ऐसा काम किया कि मुकदमात की ज़द में आ गए, ऐसा काम किया कि हर चीज़ का ख़त्म होने का बात करें, ये ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, वो ख़त्म होगी। काश कर्जा भी ख़त्म कर जाते आप लोग, लेकिन कर्जा कैसे ख़त्म होता जब इतना बड़ा टीका लगाया कौमी ख़जाने को, जिसके लिए जब जवाब देना पड़ता तो चीखें निकल आती हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जो शुगर है वो बढ़ जाती है, और इस तरह की हरकत करने पर आ जाते हैं कि लोगों को जमे गफीर को जमा करते हैं और बैठ के अपने डिप्रेशन को लूज करने की कोशिश करते हैं। वही चोर की दाढ़ी में तिनका, जो मैंने नाज़रीन अभी स्टार्ट में कह दिया था। दूसरी बात मुझे आप ये बताइएगा कि जो LNG का जो ठेका है, टेंडर था, उसका मामला था 220 बिलियन। को मजाक नहीं है, मजाक नहीं, ये मामला है। इतने जो घपला हुआ उस घपले को क्लियर कर देना। आप लोगों का यही तो मसला है,
नवाज शरीफ साहब जेल में है, बड़ा दुख है जी, बड़ा दुख है। दुश्मन हो गए थे, साजिशें हो गई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, इतनी साजिश होगी, पूरी दुनिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़ी हो गई कि बस अब साजिशें करनी है, हमारी दुनिया में आने का मकसद ये था कि हजरत नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करनी है। भाई नवाज शरीफ साहब ने जराए जो लहराए थे, मनी ट्रेल का मामला था, वो जो जराए थे, दिखा देना अदालत में जाके किसने रोका है, दिखा सकते नहीं हैं और आके इस तरह के इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। यानी अपनी गलती नहीं माननी, अपनी गलती नहीं मानी, मलबा दूसरे पे गिराना है किसी तरह, क्योंकि कंफ्यूज है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोग, कंफ्यूज हैं क्योंकि पता है कि चोर हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होगा, तो क्या किसी कॉन्फिडेंट शरीफ बंदे की दाढ़ी में तिनका होगा। दूसरी बात ये कि अब इनका भी ये मामला साबित कर दें, कोई घपला नहीं है तो कौन उनको नहीं कहेगा कि भाई आप बड़े क्लियर है, मैं बैठ के उनके हक में प्रोग्राम कर दूंगी। साबित तो करे ना, साबित करने वाली साइड पर आते नहीं है, जहां पर घपले होते हैं वहां साबित नहीं कर पा रहे होते हैं, क्लियर चीजें बता नहीं रहे होते हैं और मलबा गिराना शुरू कर देते हैं दूसरों पर, फिर साजिशें याद आ जाती हैं। शुक्र है मुझे वो याद आ गया कि कुछ लोग, वो जैसे याद है खातून की शादी टूटी तो उसने कहा जादू टूना करा दिया। अब अनकरीब मुझे लगता है इनका दिमागी लेवल यहाँ तक पहुंच जाएगा कि कहेंगे कि नवाज शरीफ पर तवीज़ धागे करके किसी ने उनको जिया। यकीन जानिए मुझे तो यहाँ तक इन लोगों से ऐसी फील आना शुरू हो गई है। इसके अलावा भी कुछ उन्होंने फरमाया एहतसाब के हवाले से, एहतसाब की को बात कर रहे थे रजा, ज़रा वो क्लिप चलाइएगा और एहतसाब की बात आप करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, मैं फिर आपको इसका जवाब देती हूँ। शहबाज शरीफ साहब, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बड़े मुहावरे मुझे याद आते हैं सियासतदानों को देखे। वैसे मेरा लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इन लोगों ने मुझे बड़ा लिटरेचर सिखा देना, यकीन जानिए। मैं ये कहना चाह रही थी एक्चुअली कि ये शहबाज शरीफ साहब, अगर मुझे गलतफहमी नहीं है नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब थे ना जो जरदारी साहब के बारे में क्या कहते हैं, मैं क्या कहते थे कि लाड़काना की सड़कों पे तुम्हें घसीटूंगा, सिंध की सड़कों पे तुम्हें घसीटूंगा, वहां घसीटूंगा, यहाँ घसीटूंगा, बड़े जोश खताबत में आके फिर जोर से माइक भी तोड़ देते थे। इतना जोश, इतना जज्बा कि लगता था कि यार ये बंदा तो अगले मिनट में घसीटने के लिए जा रहा है, अभी जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अब घसीटेगा ये जरदारी को। अब देखें जरा क्या कर रहे थे कि हमारे अलावा कराची से पेशावर तक जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारे अलावा अगर किसी बेचारी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म की दास्तानें रकम हो रही है, वो है तीर वाली पार्टी। कौन सी वाली? जरदारी साहब वाली पार्टी। देखें ज़रा, ये देखें मुनाफिकत का अगर चेहरा देख तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये दो बयानात देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुनाफिकत का चेहरा क्या होता है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। साथ आप कहते हैं एहतसाब कहाँ पर हुआ, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कहीं पे इंसाफ हुआ हो। है ना एक इंसाफ की मिसाल, जब आप खादिम आला थे उस दिन तो मैंने आपको कह दिया कि इनका नाम खादिम आला पंजाब नहीं, इनका नाम इंसाफ आला पंजाब होना चाहिए था। पता है कहाँ पे मिसाल कायम हुई सही एहतसाब की, सही इंसाफ की? मॉडल टाउन में, जब आप वज़ीर आला पंजाब थे, इस बड़े सूबे के वज़ीर आला थे और आपकी नाक के नीचे सानिहा मॉडल टाउन पेश आता है। 14 निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, हामला खवातीन को भी मारा जाता है, इंसाफ के लिए वो मारे फिरते हैं। वाकई आप सही कहते हैं कि सही एहतसाब यहाँ पे कहाँ हुआ होगा, सही इंसाफ कहाँ हुआ होगा, लेकिन अगेन आई वुड से शहबाज शरीफ साहब, आपकी नाक के नीचे सही इंसाफ, सही एहतसाब मॉडल टाउन में हुआ था। सही कह रही हूँ मैं शहबाज शरीफ साहब? ये ऐसा सवाल है नाजरीन कि शहबाज शरीफ भी कह रहा होगा कि झूठ बोल रही है लड़की, क्योंकि उनको खुद अपनी करतूत पता है कि लड़की मुझे तंज कर रही है। क्या बोलूं मैं आप जैसे लोगों को, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगला क्लिप चलाइएगा रजा। हाथ पे तो मैं सिर्फ एक जवाब दूंगी आपको, डियर एक्स फॉर्मर खादिम आला पंजाब साहब या फॉर्मर सीएम पंजाब साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आप कहते हैं कि आपने चोर कह के, डाकू कह के उन लोगों को भी बता दिया जिनको नहीं पता था। सुना नाजरीन, एक मासूमाना अंदाज में इतनी इनोसेंट सी शक्ल बना के इन साहब ने ये कह दिया कि उन लोगों के सामने तो हमें नीट एंड क्लीन रहने देना था ना खान साहब, जिनको नहीं पता था कि हम इतने बड़े चोर हैं, जिनको नहीं पता था हम इतने बड़े लुटेरे हैं, जिनको नहीं पता था कि हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जिनको नहीं पता था कि हम वोट को इज्जत दो की बातें करते हैं लेकिन हम वोटर को इज्जत नहीं देते। वोटर को यहाँ तक पहुँचाने में, कौम को यहाँ तक पहुँचाने में, मुल्की खजाने को यहाँ तक पहुँचाने में, मईशत को यहाँ तक पहुँचाने में, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा ही किरदार है। इनको बेसिकली दुख इस बात का जो इन्होंने आज अलग कह दिया, इन्होंने कह दिया कि चोर डाकू हमें वहाँ जाके ना कहते, जहाँ पर हम थोड़े बहुत शरीफ मशहूर थे या लोगों को लगता था कि शायद शरीफ है, वहाँ पे हमारे ऊपर पर्दा रहने देते। इस पे मैं क्या बोलूँ मजीद। एक आखिरी क्लिप पर वो भी चला दीजिए। पहली बात, शहबाज साहब मेरे ख्याल से खबरें नहीं देखते हैं आप
अपडेट नहीं रहते हैं, आपको खुद कुछ नहीं पता होता कि आखिर चल क्या रहा है। मसला छोटा सा ये था कि मेरे पास टाइम की कमी, वरना मैं बड़ी डिटेल में बताती कि जो नॉन बाय एसोसिएशन है उसका टैक्स के हवाले से एक मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू हो गया था, फेक न्यूज़ थी। उसके बाद उनके साथ बाकायदा बातचीत की गई, उनको बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई टैक्स नहीं बढ़ रहा है। तो फिर उनको जो डिफरेंट जो अजला हैं, वहाँ के जो कमिश्नर्स थे, डीसीज थे, उन्होंने बताया बाकायदा मामला, तो लिहाजा 15-20 वाले रेट अभी नहीं हुए हैं। हाँ, अगर रोटी 1 रुपया भी ऊपर जाती है, ज्यादती है गरीब के साथ। लेकिन आप भी तो ज्यादती ना करें शहबाज शरीफ साहब कि आप डायरेक्ट रोटी को आप 6 रुपये ऊपर बता रहे हैं, 7 रुपये ऊपर बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे कैमरा मैन है, मैं नाम भी ले देती हूँ, सोहेल उनका नाम है, उन्होंने मुझे भी बताया कि वो बड़ा एक एलीट एरिया है लाहौर का, बरकत मार्केट, वहाँ पे रहते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे अभी तक रोटी 6-7 रुपए की, 6 रुपए की मिलती है। आप कौन सी जगह पे रहते हैं शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे रोटी आपको 15 रुपए की मिल रही है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आती है। चले शुक्र है रेट्स का आपको पता चल गया, वरना जब आपके पास इक़्तिदार था तो आप इतने महव थे कि आपके भाई साहब जो कि ताहयात कायद हैं, आपके भाई साहब में मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म बने थे, अब करतूतों की सज़ा भुगत रहे हैं जेल में। वो कहते थे कि आलू 5 रुपए किलो है, हालांकि उसको 5 से ज़रब दे दें, आलू की कीमत वो थी। चलें अपोजिशन में बैठ के आप लोगों को कीमतें तो पता चली, लेकिन वहाँ पे ज़्यादती ना करें, जो है ना वहीं तक रखें। अब भी आलू की तरह ना रोटी की कीमत भी 2 रुपये या 3 रुपये बताएं तो ज़्यादा इंसाफ होगा। बातें आप इंसाफ की करते, प्रैक्टिकली भी बताया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।